Hello, a very lovely good evening from here in Delhi and hope that each one of you are absolutely fine, hale and hearty. तो बेटे स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम अंडर राइटिंग का टॉपिक लेंगे। करेक्ट, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर आज की क्लास का टॉपिक है। तो अंडर राइटिंग मैं ज़रा बोर्ड में भी लिख दूँ, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। दिस इज़ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, underwriting of shares. Underwriting of shares. तो अंडर राइटिंग का टॉपिक हमने स्टार्ट करा, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो अंडर राइटिंग किसी की भी हो सकती है, शेयर्स की भी और डिवेंचर्स की भी। तो बेटे बेसिकली अंडर राइटिंग है क्या? अंडर राइटिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है एक कंपनी के बीच में और कुछ लोगों के बीच में, कुछ पर्सन्स के बीच में। करेक्ट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये पर्सन्स किसी कंपनी के शेयर्स को बिकवाने की गारंटी लेते हैं। और जो मैंने कहा ये पर्सन्स, यानी कि अंडर राइटिंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड सम पर्सन्स। तो ये जो पर्सन्स हैं ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ये फर्म्स भी हो सकती है, ये कोई कंपनी भी हो सकती है, ये कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो अंडर राइटिंग मैंने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के बीच में और इन पर्सन्स के बीच में, और ये पर्सन्स जो कि अंडर राइटर्स कहलाते हैं, ये किसी कंपनी के शेयर्स को बिकवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अगर कंपनी के पास रेस्पॉन्स एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं पहुंचेगा, यानी कि कुछ अगर शॉर्टेज होगी, तो शॉर्टेज को यानी कि खरीदने की जिम्मेदारी जो होगी फिर इन अंडर राइटर्स की होगी। सपोज अंडर राइटर्स किसी कंपनी को गारंटी देते हैं कि हम आपके 10,000 शेयर बिकवा देंगे, और 9,000 शेयर के लिए अगर सब्सक्रिप्शन आता है, तो जो डेफिशिएंसी है, जो शॉर्टेज है 1,000 शेयर्स की, वो 1,000 शेयर्स अंडर राइटर्स को खरीदने पड़ेंगे। बिकॉज अंडर राइटर्स किसी कंपनी के शेयर्स को बिकवाने की गारंटी लेते हैं, यानी कि वो कुछ रिस्क उठा रहे हैं, तो जाहिर है कि उनको हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। तो एक कंपनी अंडर राइटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए कुछ कंसिडरेशन भी देती है, जिसको कि हम लोग अंडर राइटिंग कमीशन कहते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन कंपनी के लिए लॉस है और अंडर राइटर्स के लिए गेन है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बाद में इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि जो अंडर राइटिंग है बेसिकली वो 3 टाइप्स की होती है। अंडर राइटिंग्स हम बाद में देखेंगे कि कंप्लीट अंडर राइटिंग, पार्शियल अंडर राइटिंग, जॉइंट अंडर राइटिंग, और एक स्पेशल टाइप की अंडर राइटिंग होती है जिसको हम फर्म अंडर राइटिंग के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के ये इजी चैप्टर है और इस चैप्टर की शुरुआत अब हम कर रहे हैं। तो शुरुआत में आप पहले मेरे साथ कुछ लिखेंगे, फिर हम इसकी चर्चा आगे जारी रखेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले तो आप मेरे साथ लिखें, underwriting is a sort of contract. Underwriting is a sort of contract. Is a sort of contract between a company and some persons who undertake the guarantee to get the shares or debentures subscribed
on behalf of the company, on behalf of the company, on behalf of the company. On behalf of the company. अब बेटे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए कंपनी एंड सम पर्सन्स। और अभी अभी मैंने तुमसे कहा कि जो टर्म पर्सन है इसमें कोई इंडिविजुअल भी शामिल हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी शामिल हो सकता है, कोई फर्म भी शामिल हो सकती है, कोई कंपनी भी शामिल हो सकती है। तो इसमें आगे लिखें नेक्स्ट पैराग्राफ में, persons could be an individual, could be an individual, or a firm, or an institution, or a company, or a company। तो जो टर्म पर्सन है वो प्रिटी वाइड टर्म है, और टर्म पर्सन में जैसा कि मैंने कहा इतने सारे लोग शामिल हैं, करेक्ट। फिर मैंने बताया था कि जो हमारी कंपनी है अंडर राइटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए कुछ कंसिडरेशन देती है, जिसको हम अंडर राइटिंग कमीशन कहते हैं। अंडर राइटर्स, पहले तो मैं ये भी लिख दूं, सच पर्सन्स who undertake the guarantee, who undertake the guarantee to get the shares subscribed, to get the shares and debentures subscribed are known as या are called as, इनको हम क्या कहते हैं, are called as underwriters। बेटे इनको हम अंडरराइटर्स कहते हैं, आर कॉल्ड एज अंडरराइटर्स। इनको अंडरराइटर्स कहा जाता है, इन पर्सन्स को, करेक्ट। अंडरराइटर्स are given, underwriters are given some consideration for their services known as अंडरराइटिंग कमीशन। उसको हम अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं।
underwriting commission, correct? As per Companies Act, as per Companies Act 2013, underwriting commission should not exceed A 5% of the issue price in case of shares and B 2.5% of the issue price, 2.5% of the issue price in case of debentures. इन केस ऑफ डिवेंचर्स, तो बेटे ये मैक्सिमम लिमिट है। इन केस ऑफ शेयर्स अंडर राइटिंग कमीशन 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और इन केस ऑफ डिवेंचर ये 2.5% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब बेटे इंडिया में जो अंडर राइटिंग का सीन है, जो अंडर राइटिंग का सिनेरियो है, जो अंडर राइटिंग का क्षेत्र है, ये बेसिकली डोमिनेटेड है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। जो प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, ये लोग अंडर राइटिंग के बिजनेस को डोमिनेट करते हैं। जैसे कि इंडिया में आज की डेट में सबसे बड़ा अंडर राइटर कौन है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, correct? Standard Chartered Bank of India is the biggest player as far as underwriting business is concerned. Is it clear to you? लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो भी कंपटीशन में आ गए, और अब पब्लिक सेक्टर बैंक भी अंडरराइटिंग जो हैं करते हैं। तो ये भी थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने लिख ही दिया। इन इंडिया business of underwriting is dominated by private sector Standard Chartered Bank of India is the biggest underwriter in India.
However of late, however ऑफ लेट, बेटे ऑफ लेट का मतलब ये नहीं कि लेट, ऑफ लेट का मतलब है रिसेंटली। ऑफ लेट मैनी प्राइवेट सेक्टर, सॉरी मैनी पब्लिक सेक्टर, मैनी पब्लिक सेक्टर banks have also started underwriting of shares and debentures. Underwriters are also known as underwriters are also known as underwriters are also known as lead managers. लीड मैनेजर्स। इनको हम लीड मैनेजर्स भी कहते हैं, करेक्ट। आप कभी कंपनी के प्रोस्पेक्टस को देखेंगे, जब कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर इशू करती है या कोई आईपीओ जब होता है, तो उसमें जब प्रोस्पेक्टस आता है तो आप प्रोस्पेक्टस को देखेंगे, उसमें लिखा रहेगा लीड मैनेजर्स, करेक्ट। अब जो अंडरराइटिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है? Underwriting. Underwriting is of following types. Underwriting is of following types. Is of following types. तो अंडरराइटिंग जो है वो इतने टाइप की होगी। ए, कंप्लीट अंडरराइटिंग, कंप्लीट अंडरराइटिंग, पार्शियल अंडरराइटिंग, partial underwriting, C, complete partial joint underwriting, joint underwriting, and D, firm underwriting, firm underwriting, firm underwriting। समझ में आया बेटे? अंडरराइटिंग जो होगी वो 4 टाइप्स की होती है, ये भी हमें थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। आप फटाफट इसको नोट करें, फिर 1 बाय 1 हम इन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज़ मैंने आपसे ये भी कहनी है, ख़ास तौर से ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए, कभी कभी क्या होता है कि जब हम क्लास लेते हैं, कभी कोई अचानक पे टेक्निकल फ्लॉ आ जाता है, तो अचानक हो सकता है कि हमें क्लास बंद करनी पड़े। आप बिल्कुल घबराएं मत, आपका कोई भी लेक्चर अधूरा नहीं होगा। इमीडिएटली आप नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट हो जाएं तो आपको पता लगेगा कि हमने ठीक उसी के आगे से स्टार्ट करा है। ठीक है, ये बात इसलिए कहनी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि कुछ चीज़ें या कुछ रीज़न टेक्नोलॉजी में बियॉन्ड हमारे कंट्रोल होते हैं। ठीक है बेटे, आप लोग इसको नोट करें 2 मिनट में और फिर हम इसको रीस्टार्ट करते हैं।
हाँ, नोट कर लिया आप लोगों ने? बच्चे कह रहे हैं कि हमने साथ साथ नोट कर लिया है। बच्चे कह रहे हैं कि हमने साथ साथ नोट कर लिया है, तो चलो ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। तो इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को देखने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब आपके इन कॉन्सेप्ट को अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और बेटे देखें फटाफट कि कंप्लीट अंडर राइटिंग क्या होती है। करेक्ट। कंप्लीट अंडर राइटिंग, ए कंप्लीट अंडर राइटिंग, कंप्लीट अंडर राइटिंग। पहले हम कंप्लीट अंडर राइटिंग लेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरे केसेस को पिकअप करेंगे। कंप्लीट अंडर राइटिंग। कंप्लीट अंडर राइटिंग का मतलब ये है कि सपोज कोई कंपनी है और वो 10,000 शेयर मार्केट में ऑफर कर रही है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए। करेक्ट। देयर इज अ पर्टिकुलर कंपनी विच इज ऑफरिंग 10,000 शेयर्स इन द मार्केट, और कंपनी ने अपने इन 10,000 के 10,000 शेयर्स को अंडरराइट कराया हुआ है। व्हेन होल इश्यू या 100% ऑफ द इश्यू इज अंडर रिटन, तो उसको हम कंप्लीट अंडर राइटिंग कहेंगे। करेक्ट। यानी कि इस कंपनी ने अपने सारे के सारे शेयर्स को बिकवाने की जिम्मेदारी अंडर राइटर्स को दी हुई है। जब किसी कंपनी का कंप्लीट या 100% इश्यू अंडर राइटर्स के द्वारा अंडर राइट करा गया होता है, उसको हम कंप्लीट अंडर राइटिंग कहते हैं। सिंपल सी चीज। व्हेन एंटायर इश्यू, व्हेन एंटायर इश्यू when entire issue is underwritten by underwriters, then it is known as a case of then it is known as a case of complete underwriting, complete underwriting। तब हम इसको कंप्लीट अंडरराइटिंग का केस कहेंगे। कंप्लीट अंडरराइटिंग। अब इसको समझने के लिए मैंने क्या करा, जाहिर है कि अब इस केस को हमें समझना भी है, तो उसके लिए हमेशा की तरह जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैंने इसमें भी एग्जाम्पल लिया। आइए बेटे फटाफट लिखें। एग्जाम्पल 1। लो जी, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा, आपको भी लिखना है। एग्जाम्पल 1। अब इस एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, नंबर ऑफ शेयर्स issued for public subscription
नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, मान लेते हैं कि कोई कंपनी है वो 10,000 शेयर पब्लिक को इशू कर रही है। बी, फेस वैल्यू, हम ये भी मान लेते हैं कि एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये की है, फेस वैल्यू ₹10। सी, इशू प्राइस, और कंपनी ये जो शेयर मार्केट में इशू कर रही है वो 15 रुपये के हिसाब से कर रही है, ₹50। फिर कहता है शेयर्स अंडर रिटन, शेयर्स अंडर रिटन बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स नाम के अंडर राइटर्स ने इस कंपनी के शेयर अंडर राइट करे हुए हैं, और कितने शेयर अंडर राइट करे हैं? 10,000 शेयर, 10,000 शेयर्स। यानी कि जितने भी शेयर पब्लिक को इशू करे जा रहे हैं, 100% of the issue is being underwritten by the underwriter, और अंडरराइटर का नाम है मिस्टर एक्स, वो इंडिविजुअल है। आगे कहता है अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन underwriting commission is 4%, अंडरराइटिंग कमीशन 4% है। और कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस आई? एप्लीकेशंस रिसीव्ड, $8,000 एप्लीकेशंस, 8,000 एप्लीकेशंस आई है। तो बेटे ये कंप्लीट अंडरराइटिंग का केस है। अब अंडरराइटिंग के क्वेश्चंस में हमारी अकाउंटिंग कैसे होगी? ऑफ कोर्स दैट इज़ व्हाई वी आर डूइंग ऑफ कोर्स अंडरराइटिंग। तो अंडरराइटिंग के तहत किस तरीके से अकाउंटिंग पैटर्न अनफोल्ड होगा, इस बात को समझने के लिए मैंने इस एग्जाम्पल से शुरुआत करी। ये कंप्लीट अंडरराइटिंग का केस है। अब बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ तक अकाउंटिंग पैटर्न का सवाल है, पहले तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में आप स्टेप नंबर ए में क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी। बेटे क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी। आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी, करेक्ट। ये स्टेटमेंट आपने हर क्वेश्चन में बनानी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर इस क्वेश्चन में मैं नहीं भी बनाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने अभी से ये आदत डाल लेनी है स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी बनाने की। अब हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी बनाने के लिए एक तो मैं लिखूंगा डिटेल्स, और फिर मैं अंडरराइटर का नाम लिखूंगा। अंडरराइटर का नाम है मिस्टर एक्स। लो जी, बस इतना सा काम आपने करना है। अब आप यहां पर लिखोगे ग्रॉस लायबिलिटी। क्या लिखोगे? ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब क्या है? जल्दी से मुझे आंसर बताओ। आपने किसी कंपनी के 10,000 शेयर को बिकवाने की गारंटी ली है। आपने किसी कंपनी के 10,000 शेयर बिकवाने की गारंटी ली है, और अनफॉर्चुनेटली अगर उस कंपनी के पास
एक भी एप्लीकेशन ना आए, यानी कि उस कंपनी का एक भी शेयर मार्केट में ना खरीदा जाए, तो बताओ आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी। आपने किसी कंपनी के 10,000 शेयर बिकवाने की गारंटी ली है, कंपनी ने 10,000 शेयर मार्केट में इशू करे हैं, सारे शेयर्स को बिकवाने की गारंटी आपकी है, और अनफॉर्चुनेटली कंपनी के पास एक भी एप्लीकेशन नहीं आई, इसका मतलब कंपनी का एक भी शेयर नहीं खरीदा गया। तो बताओ बेटे, आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हो सकती है। बिल्कुल, आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी 10,000 हो सकती है। तो ग्रॉस लायबिलिटी का यही मतलब है। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम लायबिलिटी, और मैक्सिमम लायबिलिटी जो आपकी है वो कितनी है। मैक्सिमम लायबिलिटी 10,000, क्योंकि आपने 10,000 शेयर खरीदने की गारंटी ली हुई है, 10,000 शेयर बिकवाने की गारंटी ली हुई है। अब मुझे ये बताओ, इस कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस आई। 8,000 एप्लीकेशंस आई। वेरी गुड। तो इस कंपनी के पास 8,000 एप्लीकेशंस आ गई, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, यानी कि 10,000 में से 8,000 शेयर पब्लिक ने खरीद लिए। कितने शेयर इस कंपनी के नहीं खरीदे। इस कंपनी के कितने शेयर नहीं खरीदे। 2,000 शेयर नहीं खरीदे गए। अब बेटे ये 2,000 शेयर जो नहीं खरीदे गए, जल्दी से मुझे बताओ, आप लोग फटाफट बताओ। 10,000 में से 8,000 शेयर खरीद लिए, और कितने शेयर नहीं खरीदे। 2,000। अब ये शेयर किसको खरीदने पड़ेंगे। ये आपको खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग अंडर राइटर हो। तो आपकी नेट लायबिलिटी कितनी हो गई। 2,000 शेयर खरीदने की। दिस इज योर नेट लायबिलिटी। सर ये तो बड़ा इजी है। हाँ बेटे इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको इस कंपनी के अब 2,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि आपने वादा करा था कि आप इस कंपनी के 10,000 शेयर बिकवा देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी के केवल 8,000 शेयर बिके। जो शेयर नहीं बिके उनको खरीदने की जिम्मेदारी अब सिर्फ और सिर्फ आपकी है। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब है दूसरा स्टेप सॉल्यूशन का। दूसरा स्टेप है जर्नल एंट्रीज। बेटा आपको इसमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है। सर जर्नल एंट्रीज भी। हाँ बेटे जर्नल एंट्रीज भी करनी है। लो जी, आपने जर्नल एंट्रीज करना शुरू करा। जर्नल एंट्रीज, अब जर्नल एंट्री जब आप करेंगे तो आपकी पहली एंट्री क्या होगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं। याद रखो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कंपनी की बुक्स में कर रहे हैं, अंडर राइटर्स की बुक में नहीं कर रहे। हम कंपनी की बुक्स में काम कर रहे हैं। पहले तो कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन हो जाती है। हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं, कंपनी के नजरिए से काम कर रहे हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, receipt of applications and subsequent transfer to share capital and subsequent transfer to share capital एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। हाँ जी बेटे, पहली एंट्री क्या होगी और कैसे करनी है। आप कंपनी है, आपके पास टोटल जितनी भी एप्लीकेशन आई है, पहली एंट्री आप उसकी करेंगे। कितनी एप्लीकेशंस आई हैं आपके पास। 8,000 एप्लीकेशन। आप 11th-12th में याद करो कि जब शेयर कैपिटल का टॉपिक आप करते थे तो आपकी पहली एंट्री जो एप्लीकेशन मनी की होती थी, आप क्या करते थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
मैंने इन दो एंट्री को कंबाइन कर दिया। अगर मैं ऑनेस्टली बात बताऊं तो प्रैक्टिकल लाइफ पे एंट्री डायरेक्टली करी जाती है। तो अब मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। कितनी एप्लीकेशंस मेरे पास आई हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 8000 एप्लीकेशंस आई हैं, तो 8000 इंटू 15, क्योंकि एक शेयर हमने 15 रुपए के हिसाब से इशू करा है। 8000 इंटू 15 इज इक्वल टू 1,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में आप कितना लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट 8000 शेयर्स इंटू 10 that is equal to 80,000 and 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कई लोग आजकल सिक्योरिटी प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स भी लिखते हैं, और लिखा जा सकता है। तो बेटे पहली एंट्री जो आपकी होगी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव से होगी, ये आपने ध्यान में रखना है। टोटल एप्लीकेशंस आपके पास जितनी आई है उतने से ये एंट्री करेंगे। कंपनी ने 10,000 शेयर पब्लिक को इशू करे थे, 8,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आई। उसके बाद क्या हुआ, जितनी एप्लीकेशंस नहीं आई, यानी कि जो 2,000 एप्लीकेशंस कम रह गई, अब ये शेयर्स किसको खरीदने पड़ेंगे, अंडर राइटर्स को खरीदने पड़ेंगे। तो अब ये कंपनी अंडर राइटर्स के द्वारा जो शेयर्स अब खरीदे जाएंगे उसकी एंट्री करेगी। क्या एंट्री करी जाएगी, एंट्री नंबर 2, शेयर्स टू बी सब्सक्राइब्ड, शेयर्स टू बी सब्सक्राइब्ड, शेयर्स टू बी सब्सक्राइब्ड बाय अंडर राइटर्स, बाय अंडर राइटर्स। अब अंडर राइटर जो कि इस केस में मिस्टर एक्स है, चलो मैं अंडर राइटर लिख देता हूं। अब मिस्टर एक्स को ये शेयर खरीदने पड़ेंगे। खरीदने पड़ेंगे या नहीं खरीदने पड़ेंगे, सर बिल्कुल खरीदने पड़ेंगे। तो अब मेरी एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखिए। मेरी एंट्री होगी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, मिस्टर एक्स की जगह मैं अंडर राइटर भी लिख सकता हूं। अब बेटे बताओ अंडर राइटर को कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे, 2,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो 2,000 इंटू 15, अंडर राइटर को 2,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे। 30,000 रुपये टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $2,000 इंटू 10, 20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। $2,000 इंटू 5, 10,000। बेटे ध्यान रखना है, इस एंट्री में हम बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे अभी एकदम से। इस एंट्री का मतलब है कि हमारी कंपनी ने अंडर राइटर से इतना पैसा लेना है। अंडर राइटर अभी हमारा डेटर है, हमारी कंपनी ने उससे 30,000 रुपये लेने हैं। हम एकदम से पैसा रिसीव नहीं करेंगे, समझ में आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री। मुझे ये बताओ, जब 8,000 शेयर पब्लिक ने हमारी कंपनी के खरीद लिए और 2,000 शेयर अंडर राइटर्स ने खरीद लिए, तो क्या हमारी कंपनी के अब 10,000 शेयर नहीं बिक गए? हमारी कंपनी के 10,000 शेयर अब बिक गए। बिकॉज हमारी कंपनी के अब 10,000 शेयर बिक गए, तो इसका मतलब अब हम यानी कि कंपनी अंडर राइटर्स को कमीशन पे करेगी। कितना कमीशन पे करेगी बेटे? अंडर राइटिंग कमीशन मैंने 4% दिखाया हुआ है, करेक्ट। तो नेक्स्ट एंट्री होगी अंडर राइटिंग कमीशन पेएबल की।
underwriting commission payable, underwriting commission payable, अब इसकी एंट्री क्या होगी, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी के लिए नुकसान है, खर्चा है, टू अंडरराइटर अकाउंट, अंडरराइटर का नाम है मिस्टर एक्स, ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा अंडरराइटर। अब बेटे अंडरराइटिंग कमीशन कंप्यूट कैसे करा जाता है, कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, ध्यान दें, कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। अब अंडरराइटिंग कमीशन हम कंप्यूट कैसे करते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन कंप्यूट करने का तरीका क्या है, ग्रॉस लायबिलिटी इनटू ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस। ये ध्यान रखना है कि अंडरराइटिंग कमीशन हमेशा इशू प्राइस पे कंप्यूट होता है, इनटू परसेंटेज ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, करेक्ट। तो इस तरीके से हम अंडरराइटिंग कमीशन कंप्यूट करेंगे। अब इस केस में मिस्टर एक्स का अंडरराइटिंग कमीशन कितना बनेगा, ये कैसे कंप्यूट करेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि उसकी ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है। उसकी ग्रॉस लायबिलिटी 10,000 शेयर्स को सब्सक्राइब करने की है, इशू प्राइस कितना है 15 रुपये है, और अंडरराइटिंग कमीशन कितना है 4% है। तो जल्दी से बताओ कि अंडरराइटिंग कमीशन कितना बन गया। हाँ जी, मैंने कैलकुलेटर भी ले लिया है, आप भी बताओ। 1,50,000 यानी कि 10,000 इंटू 15 इंटू 4%, तो 6,000 रुपये जो है अंडरराइटिंग कमीशन बन गया कि नहीं बन गया, सर बिल्कुल बन गया। तो 6,000 रुपये अंडरराइटिंग कमीशन। अब हमने अंडरराइटर को 6,000 रुपये देने हैं, इसका मतलब ये है इस एंट्री का, पहले तो मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यू आर सपोज टू पे 6,000 टू द अंडरराइटर्स एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। अब पूरी कहानी ये बन गई कि हमारी कंपनी ने अंडरराइटर से 30,000 रुपये लेने हैं और 6,000 रुपये उसको देने हैं। अब हम क्या करेंगे, नेट सेटलमेंट की एंट्री कर देंगे, नेट सेटलमेंट। तो नेट सेटलमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, नेट सेटलमेंट ऑफ ड्यूज। नेट सेटलमेंट ऑफ ड्यूज का मतलब है कि हमारी कंपनी ने 30,000 रुपये उससे लेने हैं और 6,000 उसको देने हैं, तो नेट अमाउंट हम उससे कितना रिसीव करेंगे, 24,000। तो उसकी एंट्री हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 माइनस 6,000, that is 24,000 to मिस्टर एक्स अकाउंट। मिस्टर एक्स कौन है, अंडर राइटर है, अंडर राइटर अकाउंट, that is 24,000। तो इस तरीके से अंडर राइटिंग में हमें मूव करना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटे, इसको फटाफट नोट करें और फिर इसके बाद हम केस लेंगे एग्जाम्पल 2, फिर हम लेंगे पार्शियल अंडर राइटिंग का। जल्दी लिखें।
लिया आपने? माइक लगाना भूल गया था। हाँ जी, लिख लिया आपने। आइए बेटे, अब दूसरा पार्ट जो है पार्शियल अंडर राइटिंग का है। अब पार्शियल अंडर राइटिंग को भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पार्शियल अंडर राइटिंग क्या होती है? आइए जी, पार्शियल अंडर राइटिंग। बी, पार्शियल अंडर राइटिंग। पार्शियल अंडर राइटिंग। हाँ जी, पार्शियल अंडर राइटिंग नाम से ही पता लग रहा है कि जितने भी शेयर पब्लिक को इश्यू करे जा रहे हैं, अब की बार ये सारे शेयर्स को बिकवाने की जिम्मेदारी अंडर राइटर्स ने नहीं ली है। अब की बार अंडर राइटर्स कहेंगे कि भाई 10,000 में से 9,000 शेयर को बिकवाने की गारंटी हम ले लेते हैं, 8,000 की ले लेते हैं, 7,000 की ले लेते हैं, लेकिन हम सारे शेयर्स को बिकवाने की गारंटी नहीं लेते हैं। तो ये जो केस हो जाएगा पार्शियल अंडर राइटिंग का हो जाएगा। करेक्ट? व्हेन only some portion when only some portion of the issue is underwritten, then it is known as partial underwriting. Then it is known as partial underwriting. तो तब हम इसको पार्शियल अंडरराइटिंग कहेंगे। पार्शियल अंडरराइटिंग। जाहिर है कि ये पार्शियल अंडरराइटिंग को भी हमें समझना पड़ेगा, तो हमने एक और एग्जाम्पल लिया। करेक्ट? एग्जाम्पल 2 लो जी, एग्जाम्पल 2 हमने लिया। एग्जाम्पल 2 में भी मैंने तकरीबन वही फिगर्स लिखी। करेक्ट? एग्जाम्पल 2 में भी मैंने वही फिगर्स लिखी। A, number of shares issued for public subscription 10,000 shares। कोई कंपनी है वो 10,000 शेयर पब्लिक को इश्यू कर रही है। फिर कहता है फेस वैल्यू इज ₹10 पर शेयर। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर। सी, फेस वैल्यू के बाद इश्यू प्राइस ₹15 पर शेयर। D, %90 of the issue, 90% of the issue underwritten by मिस्टर छोड़ो, मैसर्स ब्रोकर एंड कंपनी। तो अब की बार 10,000 शेयर कंपनी ने मार्केट में फ्लोट करे हैं, लेकिन सारे के सारे शेयर अंडरराइट नहीं कराए गए हैं।
केवल 90% ऑफ द इश्यू इज अंडर रिटन एंड इट इज अंडर रिटन बाय मेसर्स ब्रोकर एंड कंपनी। उसके बाद ई, अंडर राइटिंग कमीशन। चलो अंडर राइटिंग कमीशन 5% कर दिया। फिर कहता है एफ, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई हैं 8000 एप्लीकेशन, एक बार फिर से ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह। अब बेटे इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अब ये सॉल्यूशन में इसी का यूज कर रहा हूं, एग्जाम्पल 1 का ही सॉल्यूशन यूज कर रहा हूं, ध्यान दें, करेक्ट। सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी बनाऊंगा, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी। और अब मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, मेसर्स ब्रोकर ब्रोकर्स एंड कंपनी। अब बेटे मुझे ये बताओ कि अब की बार इनकी ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है, मेसर्स ब्रोकर एंड कंपनी की। सर 9000 शेयर्स को बिकवाने की गारंटी है। कैसे पता लगा, 10,000 का 90%, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 90% की गारंटी ले रहे हैं, करेक्ट। तो बेटा इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया, इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि बचे हुए 1000 शेयर्स को बिकवाने की गारंटी कंपनी की खुद की है। ये कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? सर बिल्कुल कहा जा सकता है, पक्का कहा जा सकता है। हाँ श्योर है ना, ठीक है। अब यहां ध्यान दें, अब मेरे पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास 8000 एप्लीकेशंस आई हैं। बेटे अब की बार प्रॉब्लम क्या है, तुमने देखा था पिछले वाले केस में मैंने 8000 जो एप्लीकेशन आई हैं 10,000 में से माइनस कर दी थी, तो जितना बच गया वो उनकी नेट लायबिलिटी आ गई। लेकिन अब की बार प्रॉब्लम क्या है कि जो अंडर राइटर्स हैं वो सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सारे के सारे शेयर्स को बिकवाने की गारंटी नहीं ले रहे, वो केवल 9000 शेयर्स को बिकवाने की गारंटी ले रहे हैं। इसका मतलब बचे हुए 10% शेयर्स को बिकवाने की गारंटी कंपनी की खुद की है। ये कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल कहा जा सकता है। अब बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, 8000 एप्लीकेशन आई है, अगर मैं आपको ये लिख देता कि इन 8000 में से, अगर मैंने ये लिखा होता कि इन 8000 में से 7000 एप्लीकेशन इनके एफर्ट से आई हैं और 1000 इनके एफर्ट से आई हैं, फिर तो मैं यहाँ 7000 माइनस कर देता, यहाँ 1000 माइनस कर देता। लेकिन अब की बार ऐसा भी नहीं लिखा है, तो अब की बार हमें क्वेश्चन में पता नहीं लग रहा कि अंडर राइटर्स की मेहनत से, मशक्कत से, इनके एफर्ट से कितनी एप्लीकेशन आई है। अब की बार ये नहीं पता लग रहा, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। जो एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं 8000, इस रेशियो में हम उसको बांट देंगे, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि 90% इनके एफर्ट से आई हैं, डेट इज 7200, और हम मान के चलेंगे कि बाकी 8000 में से 1/10 या 10% जो भी लिखना है, 800 कंपनी के अपने एफर्ट से आई। 8000 जो एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं, हमें दिया नहीं है कि अंडर राइटर के एफर्ट से कितनी आई हैं, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो 9:1, इस रेशियो में हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे कि ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में मैं इन शेयर्स का क्रेडिट इनको दूंगा। 8000 एप्लीकेशंस आई हैं, उसका क्रेडिट
मैं ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में दे दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि 8000 में से कितनी एप्लीकेशन जो हैं वो मैसर्स ब्रोकर के थ्रू आई हैं और कितनी कंपनी के थ्रू आई हैं, ये क्लियरली गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी एप्लीकेशन आ गई उसको हम ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के थ्रू इनमें क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गया? अब मुझे पता लग गया कि नेट लायबिलिटी कितनी है, तो अब नेट लायबिलिटी कितनी है ये तुम पता कर सकते हो। अब आपने नेट लायबिलिटी देखी कितनी है, नेट लायबिलिटी तो आपको पता लग गया कि मैसर्स ब्रोकर एंड कंपनी को 1800 शेयर खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी कंपनी के 9000 शेयर को बिकवाने की गारंटी दी थी। बाबा 9000 शेयर को बिकवाने की गारंटी दी थी या नहीं दी थी? दी थी। लेकिन 9000 में से केवल 7200 एप्लीकेशन इनके एफर्ट से आई हैं, तो 1800 शेयर इनको खरीदने पड़ेंगे। और बेटे आपको ये कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया। अब आप यहाँ पर 200 मत लिख देना, क्योंकि कोई कंपनी अपनी शेयर थोड़ी खरीद सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये कॉलम सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था, आपको इस कॉलम को टेक्निकली बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें तो सिर्फ नेट लायबिलिटी मैसर्स ब्रोकर एंड कंपनी की देखनी है। वैसे तो ब्रोकर एंड कंपनी की नेट लायबिलिटी बड़ी आसानी से भी समझी जा सकती है, लेकिन आपने करना इसी तरीके से। हमारे पास टोटल 10,000 एप्लीकेशन है, 10,000 शेयर पब्लिक को इशू करे गए हैं, 8,000 एप्लीकेशंस आई हैं, तो टोटल लायबिलिटी 2,000 की बनती तो है। लेकिन अब की बार मैसर्स ब्रोकर एंड कंपनी केवल 90% शेयर अंडर राइट कर रहे हैं, तो मैं 1 मिनट में 1800 डायरेक्टली भी कंप्यूट कर सकता था। लेकिन आपने ये तरीका सीखना ही सीखना है, क्योंकि हम आगे के एंगल से देख रहे हैं, हमें आने वाले क्वेश्चन में यही टेबल बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए आपको यही प्रैक्टिस करनी है। अब हम इसकी एंट्रीज करेंगे। अब जब मैं इसकी एंट्री करूंगा तो सेकंड पार्ट है एंट्रीज का। पहली एंट्री जो होगी एग्जाम्पल 2 में, जो पहली एंट्री होगी, पहले तो उसकी नरेशन होगी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? 8000 एप्लीकेशन। 15 रुपए के हिसाब से 1,20,000। टू शेयर कैपिटल 8,000 इंटू 10 80,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 8,000 इंटू 5 40,000। ये तो मेरी पहली एंट्री हो गई। पहली एंट्री वही एंट्री होगी जो पिछले एग्जाम्पल 1 में थी। अब मैं दूसरी एंट्री करूंगा। दूसरी एंट्री क्या करूंगा? 1800 शेयर जो मैसर्स ब्रोकर्स को खरीदने पड़ेंगे, अब हम उसकी एंट्री करेंगे। तो शेयर्स टू बी सब्सक्राइब्ड बाय अंडर राइटर, यानी कि मैसर्स ब्रोकर एंड कंपनी। तो अब की बार अब मैं यहां लिख दूंगा मैसर्स ब्रोकर एंड कंपनी, मैसर्स ब्रोकर एंड कंपनी, मैसर्स ब्रोकर एंड कंपनी, जो कि अंडर राइटर्स हैं। मैसर्स ब्रोकर एंड कंपनी को कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे अब की बार बेटे? 1800 शेयर खरीदने पड़ेंगे। 1800 शेयर 15 रुपए के हिसाब से इनको खरीदने पड़ेंगे। तो 30,000 1800 इंटू 15 विल बी इक्वल टू 27,000। टू शेयर कैपिटल 1,800 shares into 10 18,000। To security premium 1,800 into 5 that is equal to 9,000। तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी ने मैसर्स ब्रोकर एंड कंपनी से 27,000 रुपये लेने हैं।
अब हम इनको अंडर राइटिंग कमीशन देने की एंट्री करेंगे। अंडर राइटिंग कमीशन देने की एंट्री ये होगी। अब अंडर राइटिंग कमीशन कितना कंप्यूट करा जाएगा? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैसर्स ब्रोकर एंड कंपनी, जो कि अंडर राइटर्स है। अब इनको कितना अंडर राइटिंग कमीशन देंगे? बेटे अब की बार इनकी ग्रॉस लायबिलिटी 9000 शेयर्स खरीदने की है, तो 9000 शेयर्स इनटू इशू प्राइस इनटू 5%, तो ये इनका अंडर राइटिंग कमीशन बन जाएगा। अब अंडर राइटिंग कमीशन कितना बन गया? 9000 इंटू 15 इंटू 5%, डेट इज 6750। तो अंडर राइटिंग कमीशन 6750। तो इसका मतलब हमारी कंपनी ने 27,000 रुपीज लेने हैं और हमारी कंपनी ने 6750 रुपीज देने हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? 27,000 रुपीज हमने लेने हैं और 6750 हमने देने हैं। तो हमारी फोर्थ एंट्री होगी नेट सेटलमेंट की, और नेट सेटलमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? 27,000 रुपीज हमने लेने हैं, 6750 हमने देने हैं, तो -27,000। तो इसका मतलब अब हम नेट अमाउंट कितना रिसीव करेंगे? 20,250। और मैं यहां पर लिखूंगा टू मैसर्स ब्रोकर एंड कंपनी। तो मैसर्स ब्रोकर एंड कंपनी से नेट अमाउंट हम इतना रिसीव करेंगे। दिस इज योर पार्शियल अंडर राइटिंग। समझ में आ गया बेटे पार्शियल अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस पर्टिकुलर सेशन को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन में अभी स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं अभी इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज डाउन करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉइंट अंडर राइटिंग के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है?